आ गए हैं लाइव। कई दिन बीच में ब्रेक गया। हाँ, बीच में एक दो दिन का ब्रेक हो गया। संडे छुट्टी रही और सैटरडे सुंदरकांड चल गया था इस टाइम पर। तो फ्राइडे के बाद सीधे जान लीजिए अब मुलाकात हो रही है। आइए, हम हैं अमरनाथ आपके साथ। स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। अमरनाथ आपका करते हैं स्वागत। इस समय आप यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी करने के लिए अभ्यास सत्र में, अभ्यास कक्षा में हमारे संग शामिल होते हैं। और ये प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे इतना मजबूत बना देगी कि कम से कम हिंदी में डर नहीं रहेगा। जिन्होंने 10-12 दिन का भी संग कर लिया था वो 37 नंबर की हिंदी में अच्छा खासा स्कोर करके आए हैं। कोई 33-34 वाले हैं, कोई 35 वाले हैं, कोई 30 वाले भी हैं। तो इतने कम दिनों के संग से अगर इतना हो सकता है तो यदि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा, बस यही 45-50 मिनट रोज हमको दे दीजिए, हिंदी प्रेशर भूल जाइए, फिर इतने से काम हो जाएगा पक्का। यूपी चाहे वैसाई दे रहे हो चाहे यूपीपी दे रहे हो, इतने से काम हो जाएगा। तो आइए आज की मुलाकात हम करते हैं और आपके लिए हिंदी की बेहतरीन श्रृंखला आरंभ करते हैं। पहला सवाल आपके सम्मुख तत्सम तद्भव से दे रहा हूँ। सवाल है कि इनमें से कौन सा सांकल का तत्सम रूप है। तो आपको जो इसमें से उचित सांकल का तत्सम रूप लगता है वो बताइए। हमारी आवाज सब कुछ बढ़िया आ रही हो, सब चकाचक हो तो एक बार कमेंट कर दें, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज चकाचक। जय श्री राम काहे का सॉरी बोल रहे हो बच्चा? देखो, हाँ। गुड इवनिंग हरिकेश कुमार, स्वागत है आपका। तो बड़ा सुंदर शब्द है। सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए सांकल का तत्सम रूप क्या होगा। तो भैया ये जंजीर लिखा है, संध्या लिखा है, श्रृंखला लिखा है, तो इसका तत्सम रूप खाली एक हो सकता है और वो है श्रृंखला। ये श्रृंखला होता है क्या है, इस बात को समझिएगा। तो संस्कृत में शब्द है ये श्रृंखला, ये सही रूप में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन फॉन्ट अवेलेबल ना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब श्रृंखला का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक प्रक्रिया चले, एक क्रम चले। जैसे जंजीर का एक टुकड़ा आपने लिया, फिर दूसरा टुकड़ा आपने लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, फिर पांचवा लिया। इस तरह से जब एक से चीज दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे इस क्रम में जोड़ दी जाए तो इसी को क्या बोलते हैं गुरुजी? इसी को श्रृंखला बोलते हैं। और इस श्रृंखला के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। आप याद करिए, गांव में, स्कूल, वो घर में पहले जमाने में दरवाजा ऐसे दो तरफ से बंद होते थे, एक बीच में जंजीर लटकती थी। उस जंजीर को ऐसे ऊपर चट्ट से बंद कर दो, उसी जंजीर को सांकल कहते थे। वो सांकल शब्द वस्तुतः जंजीर यानी लोहे की जंजीर या श्रृंखला का तद्भव रूप है। तो उसी श्रृंखला से इस सांकल को हमेशा जोड़े रखिएगा ताकि आपसे कभी गलती से भी कोई गलती न हो। जो पहली बार जुड़े हैं उनका स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। जो दूसरी बार के, चौथी बार के हैं, हाँ, जो बहुत पुराने हो गए हैं, जो इधर इधर बाएं हिस्से में रहने लगे हैं, उनका भी स्वागत है। अगला सवाल देखते हैं कंप्यूटर जी। अगला प्रश्न देखिए, भंडार से तत्समम किम, भंडार का तत्सम रूप क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है जी। आपके घर में अभी भी सांकल लगी है, बहुत बढ़िया है। भंडार का तत्सम रूप क्या होगा? तो जब आप भंडार का तत्सम रूप ढूंढते हैं तो आप पाते हैं कि ये जो शब्द है भांडागार, यही है भंडार का तत्सम। भांड माने होता है बर्तन, और इसमें जोड़ दीजिए आगार, तब यह शब्द बनता है भांड आगार। भांड आगार माने होता है जौने कमरम बर्तन वर्तन धरा जाए। याद रखिए, पहले स्टोर रूम होते थे जो घर के, उनमें वस्तुतः भांडागार, उसमें खाली बर्तन ही धरा जाता था। इतने बड़े बड़े बटुला, इतने बड़े बड़े हौदा माँ बर्तन ढेर भर के धरे होते थे। हाँ, तो कहते थे कि जा भंडारे में धरा उठा ला। तो वो जो भांड माने बर्तन ही होता है, भांड का आगार माने बर्तन जौने कमरे में इकट्ठे धरे जाए, उसी को बोलते भांडागार। अब धीरे धीरे वो शब्द रूढ़ हो गया, बर्तन के बजाय कुछ भी स्टोर कर दिया जाए तो बोलते हैं भांडागार में रखा है। भांडागार शब्द भी बेचारा कहते कहते बिगड़ गया और भांडागार क्या होने लगा? भंडार होने लगा। अब समझिएगा, अगर आप भांडार, आपको भांड शब्द याद है तो आपको याद होगा जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आप पढ़ते हैं मृदभांड। मृदभांड माने जानते हो क्या होता है? जब खुदाई हुई हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तो उसमें से क्या निकला? मृदभांड निकला। तो मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। कोई कहे भांड रखा है तो भांड के माने हो जाता है मिट्टी के बर्तन। तो इसको याद रखिएगा, भांड माने क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। बहुत खूब, वेरी गुडम। बढ़िया तेजी से प्रश्नों का उत्तर आप सब देते हुए। देखिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इनमें से पूछा गया कैसा, कैसा, कैसा का तत्सम रूप क्या है? कैसा का तत्सम रूप क्या है?
आज हम संदेशा नहीं भेजे। बताएं। तो जो कैसा शब्द है ये कुतः कस्य वह नहीं कीदृश। कीदृश हम संस्कृत के सवाल पढ़ने पड़ेंगे, हाँ हल्के हम नहीं ले सकते हैं, ये संस्कृत के सवाल पढ़ने पड़ेंगे तब आपको पता चलेगा। कैसा कीदृश, कीदृश माने होता है कैसा, कीदृशा भवति कैसा है, तो कीदृश शब्द आ जावे तो इसको कैसा इससे याद करिएगा। संस्कृत के शब्दों को ही जब हिंदी में बोला जाता है तो वो तद्भव हो जाते हैं। जैसे अमरनाथ तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं, 1000 बार का एग्जाम्पल है। ये हमारा मुंह देखो तो इसमें ये माथा है, संस्कृत में मस्तक होता है, हिंदी में माथा बोलते हैं। इसको कर्ण बोलते हैं, हिंदी में कान। संस्कृत बिगड़ रही है, हिंदी बन जा रही है। नासिका नाक है, ओष्ठ होठ है, दंत दांत हैं, जिह्वा जीभ है, अच्छी आंख है, भ्रू भौं है, ग्रीवा गर्दन है, दंष्टिका दाढ़ी है, हस्त हाथ है, स्कंध कंधा है, कटी कमर है, पाद पैर हैं। ये कफोनी होती है, कफोनी याद कर लो, परीक्षा में आ जाए तो खोपड़ी हिल जाएगी। कफोनी ये होती है, इसको कुहनी बोलते हैं, कफोनी कुहनी। तो आप संस्कृत के ही शब्द तो होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। 4 दिन किया था 33 सही करा है, बढ़िया। तो ये जो संस्कृत के शब्द हैं जो बिगड़ जाते हैं वही तद्भव है। तो कैसा बिगड़ करके क्या बन गया, कीदृश बन गया है। प्रभुत्व का तद्भव रूप क्या होगा, प्रभुता पाई काहि मदनाही। देखो एक ही चीज चाहते हैं बस, हिंदी का टेंशन तुम छोड़ दो, पेपर जुलाई से पहले होगा नहीं। हमारे संग संग बस ये जो 40-50 मिनट रोज आप दे सकते हो, यदि दे ले जाओगे इतने में ही इतना रस पैदा हो जाएगा कि मजा आ जाएगा हिंदी का। देखिए प्रभुत्व का तद्भव रूप क्या होगा, तो प्रभुत्व का जो तद्भव रूप होता है पहुंच होता है। मंगलवार और शनिवार को एक होता है सेशन और वो है सुंदरकांड। मंगलवार और शनिवार हम पढ़ाते हैं सुंदरकांड। इस सुंदरकांड में आपको ये सब शब्द मिलते चले जाते हैं। ये 5 बजे वाला तो अभ्यास आपको करना ही करना है। 5 बजे का अभ्यास तो करना ही करना है। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार का सुंदरकांड कभी मिस न करना। हिंदी अंदर आत्मा में उतराने लगती है। बताओ, आधा तीतर आधा बटेर, श्लोकोक्ति का अर्थ क्या है, उचित सामंजस्य का भाव होना, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। ये बिंदी यहां होगी। कहे न रहे हो तो आधा तीतर आधा बटेर है। तो सुनो भैया, आधा तीतर आधा बटेर के लिए जो उचित शब्द होगा वो सबसे बेहतर होगा बेमेल और बेढंगा। कोई चीज आधे रंग की, आधे तीतर की हो और आधा, हाँ आधा आधर क्या है, आधा बटेर हो, तो बिना मेल का है। तीतर अलग चिड़िया है, बटेर अलग चिड़िया है। तीतर बटेर को एक के मिला देगा तो क्या कहेंगे कि वो बेमेल है, बिना मेल का है, बेढंगा है। सामंजस्य अलग शब्द है। सामंजस्य बड़ा बेहतर शब्द है कि दो चीजों की समंजन क्षमता, दो चीजों का एक दूसरे से कोलैबोरेशन मिला के रखना। यहाँ सामंजस्य असामंजस्य की तो बातें नहीं है। दो अलग अलग चीज मिला दोगे तो उसको बेमेल और बेढंगा ही माना जाएगा। तो उत्तर यही याद रखना है, बेमेल और बेढंगा। सवाल संख्या 6 है, पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। एक मादा सुअर अपनी 6 बच्चों के साथ जो अभी 9-9 इंच से बड़े नहीं हुए हैं थे, मादा रेलगाड़ी की तरह चलती जा रही थी। प्रभु पाए काहे मदनाही। इनमें से तो सुनो, चाहे मादा हुए और चाहे पुरुष हुए, सुअर जब शब्द लिखा जाता है तो वो तो एक मादा सुअर हो गई। लेकिन जब इसके बाद बच्चों की बात करते हैं तो अपनी बच्चा कि अपने बच्चे, अपनी बच्चे कि अपने बच्चे, गुरुजी अपने बच्चे। यानी ये बात, ये जो अपना अपनी है वो 6 बच्चों के लिए आया है। तो ये जो अपनी लफ्ज है यही गलत हो गया। एक मादा सुअर अपने 6 बच्चों के साथ जो अभी 9-9 इंच से बड़े नहीं हुए रेलगाड़ी की तरह जा रहे थे, तो ए वाले हिस्से में आपको देखना था।
एक मादा सुअर अपने 6 बच्चों के साथ, जो अभी 9 इनसे बड़े नहीं हुए थे, रेलगाड़ी की तरह चलती जा रही थी। क्योंकि मादा सुअर तो स्त्रीलिंग है, इसलिए चलती जा रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां जो अपना है वो बच्चों के लिए आया है, तो अपने बच्चे होगा, ना कि अपनी बच्चे। बस यही अपनी को सुधार दो और वाक्य शुद्ध हो जाना था। वाक्य शुद्ध कंसेप्ट है बच्चा, प्योर कंसेप्ट है, रटने की गुंजाइश ही इसमें नहीं होती है। प्योर कंसेप्ट जहन में लाओगे तो बात बन जाएगी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पूछा गया विस्तृत का विपरीतार्थक क्या होगा? विस्तृत का विपरीतार्थक, बढ़िया सवाल है। तो विस्तृत माने विस्तार पाया हुआ, तो विलोम में क्या जाएगा? विलोम में जाएगा संक्षिप्त, माने संक्षेप में आया हुआ। तो विस्तृत का विलोम क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा। संक्षेप विस्तार में भी हो सकता है समान उत्तर देने का भाव रखते हो, लेकिन उत्तर क्या माना जाएगा? अपोजिट पूछा गया है। बिरादरी का चक्कर है बाबू भैया। जब जब ये पढ़ते हैं क्या, जब आपका अपोजिट पढ़ते हैं, एडजेक्टिव विलोम पढ़ते हैं, तो विलोम बिरादरी के चक्कर में चलता है। अगर विस्तृत शब्द लिया गया है तो इसके लिए संक्षिप्त कहना ही सबसे बेहतर होगा, और किसी दूसरे को लगाए जाने से सवाल गलत माना जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति, विरक्ति, अनर्थ, विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? तो अनुरक्त का जो विलोम होगा और जो उचित विलोम होगा वही खानदान का चक्कर बाबू भैया, बिरादरी का चक्कर। अनुरक्त माने किसी के प्रेम में पड़ा हुआ, विरक्त माने उसके प्रेम से अलग। अनर्थ का कोई सेंस नहीं बनता है, सार्थक या अर्थवान होता तो विलोम अनर्थ लगाते। विरक्ति का विलोम अनुरक्ति, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, लेकिन अनुरक्त लिखोगे तो विरक्त लिखना पड़ेगा, क्योंकि अनुरक्त विरक्त का एडजेक्टिव बने, वो विलोम बनेगा। और बिरादरी क्या कहती है कि अगर मूल शब्द है अनुराग, तो इस अनुराग का विलोम बना देना क्या? विराग। अगर यही अनुराग से शब्द बनाया गया अनुरक्त, तो विलोम क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा विरक्त। अगर यही शब्द बना दें आपका अनुरागी, देखना बिरादरी, देखिए बिरादरी, तो विलोम क्या बनेगा? विरागी। और इसी अनुरक्त से अगर संज्ञा बना दी जाए तो बन जाएगी अनुरक्ति, तो विलोम हो जाएगा विरक्ति। तो ये जोड़ा याद रखना है, इसके अलावा कहीं अटक भटक रखनी ही नहीं है हृदय में। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का विलोम, अनुग्रह, बढ़िया सवाल है बच्चा। शुभ शुभ संध्या, सभी का स्वागत है। इसे शेयर कर दो जरा अपने जानने चाहने वालों में, हाँ, कि वो भी हमें संग संग पढ़ लें। तो अनुग्रह का जो विलोम होगा और जो उचित विलोम होगा वो होगा विग्रह। अनुग्रह माने होता है किसी के ऊपर कृपा करना, और विग्रह अलंकार्थी शब्द है। विग्रह के मतलब समझना, विग्रह का मतलब होता है, विग्रह का बेसिक मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। विग्रह का मतलब होता है मूर्ति भी, तो ये याद रखो, विग्रह का मतलब होता है मूर्ति भी। तो अगर विग्रह का मतलब मूर्ति है, जैसे भगवान श्री राम का विग्रह विराजमान है अयोध्या में, तो वो विग्रह मूर्ति हो जाएगा। अब अनुग्रह माने कृपा करना, तो मूर्ति का तो अर्थ नहीं लेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े का तो अर्थ ले ही लेंगे कि दो लोगों में विग्रह हो गया, अलगाव हो गया, तोड़ना हो गया, लड़ाई झगड़ा कह लो, टूट फूट कह लो, अलगाव कह लो, ये सब विग्रह में आता है। जैसे समास क्या करता है? दो शब्दों को संक्षेपित करके एक में मिला देता है, और उसका विग्रह करते हो तो उन दो शब्दों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो इसी को तो कहते हैं कि समास का क्या हो गया? विग्रह हो गया। तो ये समास से शब्द विग्रह। अनुग्रह का विलोम जो उचित लगेगा वो दिएगा ऑप्शन में विग्रह लगेगा। आग्रह माने प्रार्थना करना, संग्रह माने इकट्ठा करना, ग्रहण अलग शब्द बनता है। सी के सिवा कोई और जोड़ा वाजिब नहीं लग रहा है। 10 नंबर सवाल है, मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है?
विशिख है, कलापी है, कलाधर है, कलवार है। अच्छा बच्चा 12th के एग्जाम दिए हैं, आरओ में जाना चाहते हो तो आरओ जाने के लिए भी 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। आफ्टर ग्रेजुएशन दे सकते हो। अभी जो सिंगल डे वनडे एग्जाम है, जो इंटरमीडिएट लेवल पर यूपी ट्रिपल एससी आदि, उनकी तैयारी करो ताकि कंपटीशन का टच मिले। देखो, मोर विशिख माने होता है तीर, कलाधर माने क्या होता है? चंद्रमा, कलवार शराब बनाने वाला, कलापी मोर होता है। कलापी मोर होता है, बहुत बढ़िया सवाल है। कलापी मोर होता है, मयूर होता है, मोर मयूर होता है, कलापी कह लीजिए। और सिखी, मोर के सिर पर कलगी शिखा होती है तो सिखी हो जाता है मोर, तो ये मोर याद रखिए। उसके अलावा सांपों को खाता है तो अहिभुक भी कह सकते हैं मोर को, ये मोर का पर्यायवाची बन जाएगा। विशिख तीर है, कलाधर कलाओं को धारण करने वाला चंद्रमा है, कलवार शराब बनाने वाले को कहते हैं। आइए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर आपसे पूछा गया कि बताओ कामदेव का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कामदेवस्य पर्यायवाची किम? बच्चा छंद कितने प्रकार के होते हैं? जब बेसिक लेवल पर पूछा जाए तो छंद 2 ही होते हैं, वर्णिक मात्रिक। उसमें उभय छंदों पर बात नहीं करते हैं। यही बात अलंकार में भी होती है। अर्थालंकार, शब्दालंकार मुख्य जो होते हैं वही होते हैं। उभय शब्द का प्रयोग या संसृष्टि शब्द का प्रयोग बनाया जाता है दोनों का मिक्सचर करके। तो मिक्सचर की वैल्यू जैसे उसमें पूछते हैं लिंग में कि वचन कितने, लिंग कितने होते हैं? 2, पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता तो उभय लिंग भी है, लेकिन उभय लिंग को गिनती में शामिल नहीं करते हैं। बस इसी अप्रोच में आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो जो मन को मथ दे वो मनमथ है, कामदेव। मन को मथ दे तो मनमथ, काम का देवता तो कामदेव। मन को मथे तो मनमथ कामदेव, मद से भर दे तो मदन कामदेव, 5-5 तीर लेकर के चले तो कामदेव, और क्या कहते हैं, फूल का धनुष लेके चले पुष्प धनवा तो कामदेव, रति का पति हो तो कामदेव, और शंकर जी से दुश्मनी कर ली तो हर रिपु क्या हो जाएगा? कामदेव। भगवान ने भस्म कर दिया, उसके बाद जो बिना शरीर के जीवित रहा अनंग, वो कौन? कामदेव। मछली का झंडा है कामदेव के पास तो कामदेव हो गए मीन केतु। एक तरफ झंडे पर मगरमच्छ छपा है तो कह सकते हैं मकर केतु। ये सब पर्यायवाची किसका है? मकर केतु। ये कामदेव का पर्यायवाची है, वो देवता। हाँ बच्चा, बुक लॉन्च करने के लिए किसी ने कहा कि बुक काहे नहीं लॉन्च करते? बच्चा किताब तो कभी भी लॉन्च कर दे, 13 बरस हो गया पढ़ाते, अब तक हो जाती। लेकिन जब हम किताब लिखने बैठते हैं तो हमको लगता है हम एक टॉपिक शुरू करते हैं तो इतनी बातें उसमें निकलती चली जाती कि खत्म नहीं होती, तो गड़बड़ा जाता है, लगता है और पके और पके। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए कोई कुछ नहीं तो कम से कम एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन, एक अच्छा प्रैक्टिस सेट जरूर लॉन्च कर देंगे। ऐसा हृदय में विचार आया है, ये हम आपके लिए जरूर करेंगे। देखिए, तो कामदेव क्या हो गया? मनमथ हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चतुर शब्द का समानार्थी इनमें से क्या नहीं है? क्या नहीं है? गजब सवाल पूछा है। कहीं नागर, पटु, वंचक, दक्ष, क्या नहीं? और हम देखते हैं कि कुछ लोग खाली कॉपी पेस्ट मार देते हैं, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, खाली यही करके किताब छाप देते हैं। अरे मतलब किताब लिखना बच्चा एक एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि किताब माने होता है जैसे अपना लड़का, ऐसा। और उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है? तो इतना मतलब इतनी साधना हो जाए कि जो हम कहें वो किताब हो जाए। कॉपी पेस्ट नहीं करना है,
कोई एकदम नई बात नए ढंग से लिखे, उसके लिए चाहिए समय। इतने दिन बहुत व्यस्त थे, अब खाली यूट्यूब पर आ गए हैं तो अब तनिक फुर्सत मिल गई है, तो अब इस अभ्यास, इस साधना पर जरूर काम किया जाएगा। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं लॉन्च करेंगे कभी भी। चतुर शब्द का समानार्थी क्या है? तो भाई नहीं है, तो नागर, जो नगर में रहता है उसको बोलते हैं, हाँ नागर, जो नगर में रहता है उसको बोलते हैं चतुर। पटु, पटु कहते हैं चतुर को। वंचक माने होता है धोखेबाज, धोखेबाज। दक्ष माने भी होता है चतुर, जो किसी काम में दक्ष है, तैयार है, स्किल्ड है, उसको बोलेंगे नागर, उसको बोल सकते हैं चतुर, उसको बोल सकते हैं पटु। बात समझ गए? तो ये दक्ष, पटु, नागर, चतुर, ये सारे शब्द आपस में जोड़ के रखिएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल संख्या 13। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। वर्तनी की दृष्टि से बहुत जबर सवाल है, वर्तनी का गजब खेला है बच्चा। टीजीटी, पीजीटी, ट्रिपल एससी, जेआरएफ, DSSB, जेआरएफ नेट, सीटेट, टेट, सबके लिए एक डेडिकेटेड हमको तनिक समय, बस 2-3 दिन का समय मांग रहा हूं, हमको दे दीजिए। हम टीचिंग एग्जाम के लिए एक इंडिविजुअल सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअल सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से अगर कोई शब्द इसमें से तुमको शुद्ध दिखाई पड़ रहा है तो वो ये कई है, निरनुनासिक, निस्वार्थ, निहारिका, निशंस गलत लिखा है। पूछिए का है, खोपड़ी हिल गई ना? सुनो, नृ शंस होता है, बहुत सारी बिटिया लोगों का नाम होता है निहारिका, उनसे कह दो कि नाम गलत लिख गया है स्कूल की मार्कशीट में। सही शब्द होता है निहारिका, निहारिका कोई मतलब नहीं होता है। मूल शब्द होता है निहार, निहार माने होता है तुषार या पाला, समझो बना कैसे। निहार होता है ओस, पाला, तुषार, ये सब होता है निहार का मतलब। कोहरा जैसा कुछ, तो धुंध धुंध छाई हो, सफेद सफेद, या पाला पाला छाया हो, हल्की हल्की बर्फ हो, तो उसको बोलते हैं निहार। अब जब आसमान में देखते हो बहुत सारे तारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अब उसी को तो मंदाकिनी या निहारिका बोलते हैं। तो निहारिका इसीलिए निहारिका को बोला जाता है क्योंकि वो निहार जैसी एक तारों के इतना सघन समूह होता है कि धुंध जैसी दिखाई पड़ती, मिल्की वे, उसी को निहारिका बोलते हैं। तो इसलिए सही शब्द निहारिका होता है, निहारिका नहीं होता। और एक बात समझिए, संहितैक पदे नित्यम माने यदि किन्हीं शब्दों में संधि हो सकती है तो आपको संधि करनी पड़ेगी। जैसे निधन स्वार्थ जोड़िए तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा निस्वार्थ। या तो आप निस्वार्थ लिखिए या आप संधि के साथ निस्वार्थ लिखिए, लेकिन आप इसका विसर्ग गायब नहीं कर सकते हैं। आपको इस बात का कतई अधिकार नहीं दिया जाता है कि आप इसका विसर्ग गायब कर लें। मजे की बात है कि ये दोनों सही लिखे हैं। मजे की बात यह है कि दोनों के लिए सही लिखे हैं, निस्वार्थ निस्वार्थ दोनों सही लिखे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, दोनों एकदम बराबर बराबर सही लिखे हैं। तो निरनुनासिक नहीं, निस्वार्थ, निहारिका, निशंस से गलत है, निस्वार्थ ऐसे, निहारिका और ये जोड़ा लगा लीजिएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल संख्या 14। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध है, बताइए। अशुद्ध। बच्चा जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछता है आप उसका नोटिफिकेशन देखें, हिंदी आती है 5 बजे बैठ जाया करो, ठीक हो जाएगी। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से गलत का चयन करिए, गलत का चयन करिए। द्वैवार्षिक, निःशब्द, नैमित्तिक, गत्यावरोध, जो गलत है उसको चुनिए। तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से जब अशुद्ध की बात करेंगे तो सिर्फ एक अशुद्ध मिल रहा है, वो है डी। क्या बात है, मजा आ गया। सुनो, द्वैवार्षिक एकदम सही लिखा है। हाँ, समझो कैसे। एक कंप्यूटर एक थे पन्ना दो। सुनो, देखो बच्चा, बचपन में परीक्षा होती थी तो बताओ त्रिमासिक परीक्षा होती थी कि त्रैमासिक परीक्षा होती थी? तिमाही परीक्षा को त्रैमासिक परीक्षा बोला जाता, ये गलत होता था। ऐसे ही द्वैमासिक, भगवान गणेश को द्विमातुर बोलते हैं कि द्वैमातुर बोलते हैं? गुरुजी द्विमातुर नहीं, द्वैमातुर बोलते हैं। तो जब द्वि शब्द उपसर्ग के रूप में कहीं लगता है, त्रैलोक के, त्रिलोक, त्रिलोक भी एक शब्द है लेकिन जब या लगा देते तो त्रैलोक के बना देते। तो आप समझिए कि जब ये गिनती वाले शब्द उपसर्ग के तौर पर लगते हैं, जैसे द्वि और वार्षिक,
तब ये शब्द क्या बनेगा, तब ये शब्द द्वैवार्षिक बन जाएगा। और ऐसे देखिएगा, अगर यही त्रिधन वार्षिक लगाया जाए तो यह शब्द त्रैवार्षिक बन जाएगा, त्रैवार्षिक बन जाएगा। बस ये जोड़ा अपने जहन में बना के रखिएगा तो बात पक्की है, वरना तो सब कच्चा है। ये है तो जो उचित शब्द है वो कौन सा, तो द्वैवार्षिक सही, इन्हीं शब्द सही है। और देखिए नैमित्तिक सही है, जो गलत लिखा है वो गत्यावरोध लिखा हुआ है। सही शब्द क्या है, गतिधन अवरोध, गतिधन अवरोध, तो यह शब्द बनेगा गत्यावरोध। सही शब्द क्या बनेगा, गत्यवरोध बनेगा। कोई डाउट है इतने में? दिव्य दुबे आपको जानकारी नहीं है संभवतः। अगर आप इस संदर्भ में कोई सवाल करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आके डिस्कशन करिए। जिसकी कोई कीमत ना हो, कोई कीमत ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी कोई कीमत ना हो। जिसकी कोई कीमत ना हो के लिए एक शब्द बताइए। गति अवरोध से जड़ संधि बनी है तो बड़ा नहीं लगेगा, गत्या नहीं होगा, गति हो जाएगा। तो जिसकी कोई कीमत ना हो, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि एक ही उचित शब्द जान पड़ेगा, अमूल्य। जिसका मूल्य ना लगाया जा सके, बोले अरे वो मेरे लिए अनमोल है, मेरे चंदा, मेरे सूरज, मेरे अनमोल रतन, माने ऐसा कि दुनिया की कोई कीमत आ जाए लेकिन उसका मोल ना लगाया जा सके, उसको अनमोल बोलते हैं। वो अनमोल हिंदी में कहा जाता है, वैसे मूल्य शब्द, वैसे शब्द है अमूल्य। अमूल्य तो जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसका कोई मूल्य ही ना आंका जा सके, वो अमूल्य है। कीमती तो कीमत है, बहुमूल्य में बहुत कीमत है। असाध्य माने जिसको साधा ना जा सके। उचित उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सवाल संख्या 16, अज्ञेय का अर्थ इनमें से क्या है? अज्ञेय, अज्ञेय का अर्थ क्या है? अज्ञेय का अर्थ है जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे गाया ना जा सके। तो बच्चा अज्ञेय का अर्थ यह है कि जिसे जाना ना जा सके। और जब हम अज्ञेय कहेंगे तो सबसे पहले तो यह जानना कि या माने होता है योग्य। तो ज्ञेय माने जानने योग्य, अज्ञेय माने ना जानने योग्य, ना जानने योग्य। और ये अज्ञेय एक कवि भी हैं। इन कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय नाम से याद रखिएगा। और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय लिखे हैं शेखर एक जीवनी। इन्होंने किताब लिखी है कलगी बाजरे की। इन्होंने किताब लिखी है अरे यायावर रहेगा याद। इन्होंने कहानी लिखी है गैंग्रीन। ये सब अज्ञेय के नाम से रचना रचयिता टर्म भी याद रखिएगा। अज्ञेय माने जिसे जाना न जा सके, ये दिए गए शब्द में। जिसे गाया न जा सके उसके लिए होगा अज्ञेय। जिसे सुना न जा सके उसको अश्रव्य बोल सकते हैं। और जिसे देखा न जा सके उसको अदृश्य बोल सकते हैं। तो ये सब अलग अलग शब्द बन जाएंगे। आइए आगे बढ़ें, अगले सवाल को छूते हैं। सवाल संख्या 17, रोंगटे खड़े कर देने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? रोंगटे खड़े कर देने वाला, जो आपके रोंगटे खड़े कर दे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिया चले जान चले नैनो तले रात भर। देखिए, रोंगटे खड़े करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो रोंगटे खड़े करने वाले के लिए जो एक शब्द होगा वो सबसे उचित शब्द यही है। चित्ताकर्षक तो बिल्कुल नहीं होगा। हृदय विदारक माने दिल को तोड़ देने वाला, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाय राम हाय राम।
अब अमानुषिक जो मनुष्यों की गिनती में ना आवे उसको बोलते हैं। एक का उत्तर होगा लोमहर्षक। गुरुजी ये क्या होता है? तो सुनो, ये जो रोम होते हैं, रोम, इसी के लिए लोम शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। रोए खड़े कर दे तो उसको बोलते रोमांचक। तो कहीं लोमहर्षक लिखा हो या रोमांचक लिखा हो, एक ही बात है। रोमांचक का मतलब यही होता है कि जो रोए खड़ा कर दे। लोमहर्षक माने जब आपके रोए रोए हर्षित हो जाएं, खड़े हो जाएं, तो शब्द लोमहर्षक बनता है। तो लोमहर्षक या रोमांचक, ये दो शब्द याद रखिएगा, जो कि 17 नंबर के लिए उचित वाक्य होगा। हृदय विदारक माने दिल तोड़ दे। जैसे हाँ भैया, तमिलनाडु घूम लिए। जैसे आपने किसी से कुछ कहा होगा, गाना गा दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, तो हृदय विदीर्ण करके हंसती हो मेरा। गाने को एडजस्ट कर लीजिए, आपको हृदय विदीर्ण और दिल तोड़ना एक के साथ याद रहेगा। तो हृदय विदारक माने होता है दिल तोड़ देने वाला। आप अगले सवाल पर बढ़ते हैं, 18 नंबर की ओर चले। हम पूछते हैं कि नाटक का विशेषण अगर बनाओ तो क्या बनेगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, रचना, रचयिता, लेखक, शब्द, विलोम, पर्यायवाची। हिंदी में कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो सिपाही में और पुलिस एग्जाम में, मानिए यूपीएसआई पेपर में पूछा ना जाता हो। चाहते हो कि हिंदी मजबूत हो जाए तो बस यही 45-50 मिनट रोज हमको दे दिया करो। इतने में धीरे धीरे हिंदी का रस बढ़ने ही लगेगा। हाय करम। नाटक का जो उचित उत्तर होगा वो होगा नाटकीय। नाटकीय माने नाटक के योग्य। बोले बड़ा नाटकीय मोड़ आया, हाँ, बहुत नाटकीय घटनाक्रम चला। बिहार में एक जने पहले इनके साथ मिलकर सरकार बनाए, फिर उसके बाद रातों रात 26 जनवरी को एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ और सरकार ने इस्तीफा दे दिया। तो नाटकीय घटनाक्रम, नाटकीय एडजेक्टिव है। नाटककार तो नाटक बनाने वाले कहते हैं, नट नाचने वाले कहते हैं। नाटकीयता संज्ञा हो जाएगी, जो उचित उत्तर है वो नाटकीय होगा। नाटक अगर संज्ञा है तो नाटकीय उसका विशेषण रूप हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। बहुत गजब सवाल गढ़ा गया कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। हाँ, बीपीएससी टीचर में भी सब पूछेगा, 6 to 8 में पूरा व्याकरण, पूरा व्याकरण। जी धन्यवाद। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? माने इसमें 3 शब्द हैं जो मूलतः संज्ञा है, उसमें कुछ जोड़ दिया गया तो वो एडजेक्टिव बन गए। कौन है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं? बहुत जबर सवाल है। तो सुनो, 19 में भय से बना है भयंकर, भय से बना है भयंकर, शुभ से बना है शुभंकर, रुचि से बना है रुचिकर, और लाभ से बना है लाभकर। अब लाभ क्या है? संज्ञा है। रुचि क्या है? संज्ञा है। भय क्या है? संज्ञा है। शुभ क्या है? विशेषण है। बोले शुभ कार्य, शुभ वाणी, शुभ वचन, शुभ दिन। तो शुभ शब्द एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, बाकी कोई एडजेक्टिव नहीं है मूलतः। बात समझ गए? हाँ, बहुत धन्यवाद बच्चा। तो लाभ संज्ञा है, लाभकर विशेषण है। रुचि संज्ञा है, रुचिकर विशेषण है। भय संज्ञा है, भयंकर विशेषण है। शुभ विशेषण है और इससे हमने शुभंकर बनाया, जो कि विशेषण से ही विशेषण बना है। तो कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो अकेले बी आंसर हो जाएगा, बाकी और कोई नहीं लगाएंगे। बात समझ गए? बहुत कर्म काहे याद करा तुम्हारे। अच्छा, ये कहाँ गया? ये हाथी निकल गया दुम रह गई, बड़ा जबर सवाल है। मुहावरे लोगों को तुम खूब पूछा जाता है। मतलब जिस दिन टोपी न लगाओ, जब टोपी लगाओ तो क्लास में 4 आदमी आके पूछेंगे सर टोपी क्यों लगाते हैं? अच्छा धरिए टोपी है, नहीं लगाए तो फिर पूछा आप बिना टोपी का है आ गए। अरे बच्चा, हमको टोपी के साथ, हमको बिना टोपी के, हमको टी शर्ट में, हमको शर्ट में, हमको धोती कुर्ता में, हाँ, और किसी किसी दिन हम सनक जाते हैं, बाल हटा देते हैं, मुड्डा बना देते हैं। सब रूपों में देखो ताकि हमारे किसी विशेष लुक को तुम न पहचानो, अमरनाथ को पहचानो। जानो, हाथी निकल गया दुम रह गई। इस मुहावरे का मतलब क्या है? तो भैया मौका हाथ से निकल गया, सारा काम हो गया, बस थोड़ा शेष रह गया है, अपने प्रयोजन में असफल होना है।
और काम का कठिन हिस्सा पूरा करके आसान हिस्सा छोड़ देना। तो ये जो जिनके दिल में ख्याल आ रहा है कि मास्टर साहब क्या करें, हाँ डी लगा दे, तो सुनो सुनो सुनो, इसका जो उत्तर डी है गलत है। ई का होता है जी, कोई जानबूझ के छोड़ता है आसान हिस्सा है अपने पर, ये सब फर्जी लिखे हुए हैं। सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा शेष रह गया। बड़ा लग रहा है तो उत्तर लगा दे, बड़े खिलाड़ी हो, बड़ा लग रहा है तो उत्तर लगा। ये क्या होता है जी? एक बात बताओ, हाथी निकल गया दुम रह गई, तो क्या हाथी अपने मन से अपनी दुम छोड़ गया है? ऐसा कोई सेंस दे रहा है? बिल्कुल नहीं। माने मुख्य काम हो गया, थोड़ा सा रह गया है, ये सबसे सुटेबल मतलब नहीं दे रहा है। ये थोड़े ना कि ना जो बड़ा कठिन काम पूरा कर लिया और सरल छोड़ दिए तो बोले दुम रह गई, तो रह थोड़े गई, तब तो तुमने दुम छोड़ दी, तब तो तुम रह थोड़े गई है, तब तो तुमने वो दुम छोड़ दी है ना। और यहाँ छोड़ने का भाव नहीं है, यह रहने का भाव है, तो इसलिए सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा बाकी रह गया। क्या ये बात समझ में आई? बात बुद्धि में गई? तो बच्चा बस ये छोटी सी मुलाकात आज के लिए, बस इतनी छोटी छोटी मुलाकात करनी है। ज़्यादा समय खर्च हिंदी पर नहीं करना है। जाओ जीएस पढ़ो, जाओ रीजनिंग पढ़ो। रीजनिंग कहाँ से पढ़ो? डीसी मिश्रा सर रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल पर रीजनिंग पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। जीएस, रीजनिंग, गणित ये सब तैयार करते रहो। हिंदी के लिए तुमसे कहता हूँ बस 2 क्लास हर सिपाही वाले स्टूडेंट को करनी चाहिए, हर पुलिस स्टूडेंट को करनी चाहिए। एक शाम 5 बजे, एक रात 9:15 बजे। रात 9:15 बजे आरओ वाली चलती है, उसमें 7 चैप्टर में हर एक शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं, एकदम चीरफाड़ बराबर कर देते। और यहाँ पर हम आपका पूरा प्रकरण पढ़ाते रहेंगे। तो अगर तुम जून तक हमसे बस इतना ही पढ़ते रहो तो हिंदी में इतना कॉन्फिडेंस आग पूछो नहीं। बाकी चैप्टर वाइज श्रृंखला भी हम भविष्य में आपके लिए लॉन्च करेंगे। होली बाद ही सब शुरू किया जाए, अभी तो बस अभ्यास पढ़ लिया जाए। तो आज का एपिसोड करेंगे यहीं ख़त्म, मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद। आप सदा सर्वदा आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। आज के एपिसोड को करेंगे यहीं ख़त्म। अगली भेंट करेंगे, तब बात करेंगे हम। बाकी तुमको दिन भर हम हिंदी में पढ़ाते हुए बजाए रहें, ये हमको उचित जान नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है अगर ये रोज़ घंटा 1.5 घंटा मिला के दोनों क्लास आप 1.5 से 2 घंटा हमारे लिए खर्च कर दो तो हिंदी अपनी ज़िंदगी भर को मजबूत कर लोगे। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। जीएस के लिए बच्चा हम सिपाही पेपर की प्रॉपर स्ट्रेटजी इस बार अपने हिसाब से आपको बताएंगे कि आप कैसे पढ़ें। जैसे मैंने सारे एग्जाम के लिए रणनीतियों पर बात की है, आपके लिए भी पक्का बात करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, स्टडी मोटिवेशनल। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ जैसे हमने आरओ के लिए बताई है ऐसे मैं पक्का आपके लिए बात करता हूँ। हाँ पक्का। ये कमेंट आपको कोई डाउट हो, सवाल हो, पूछना हो तो कर लो। लैपटॉप हम सामने रख लिए हैं। आपके कमेंट। राहुल कुमार शुक्ला, इसके लिए आप मिले बाबा बंगाली से हर मंगल शनिवार। यहाँ अमरनाथ बाबा क्या कर लेंगे? वो देखते ना जगह जगह एडवर्टीजमेंट लगा रहता है। हाँ हाँ, मिले बाबा वो हर मंगल शनिवार बाबा बंगाली से। तो देखो राहुल शुक्ला, कोई बाबा बंगाली का पता ढूंढो तो पता चलेगा, तुम्हारा दर्द ठीक होगा। और कोई भैया? चलिए, कोई और डाउट है किसी का? बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए। और बस इतना निवेदन करूंगा, दुनिया की बात कहीं न करिए, पढ़ने में मन लगाइए। क्योंकि जब वर्दी कांधे पे होगी ना और नौकरी हाथ में, जब नौकरी मिल जाती है तो जो रुतबा होता है, जो जलवा होता है, जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया होता है वो बदल जाता है। तो अभी शिद्दत से खाली पढ़ाई में, बाकी सब बेकार। बच्चा वृक्ष में कोई संधि नहीं होगी वंदना। हमने संधि एक चैप्टर पढ़ा रखा है, देखना बच्चा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर संधि की, स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों पढ़ाया है। एक बार पढ़ लोगे तो बात बुद्धि में चली जाएगी कि हर काले चश्मे वाली अंधी नहीं होती और हर शब्द में संधि नहीं होती। तो वृद्धि में कोई, उस वृक्ष में कोई संधि नहीं। अच्छा सारिका वर्मा, कोई बात नहीं, पहचानने मुश्किल हो रही तो हम हैं अमरनाथ, इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से तो लग रहा है ना अमरनाथ है, तो दुविधा न करो। ठीक। चलो अब जा रहे हैं, बाय बाय, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा, बाय बाय। हो गया डाउट? हाँ डाउट खत्म हो गए, मत कही बाय बाय। बहुत धन्यवाद। बस आप पढ़िए और जरा इसको शेयर करिए लोगों तक, ताकि लोगों को पता चले कि अमरनाथ को हिंदी पढ़ा रहे। बाय बाय बच्चा।